17 नंबर के उस सीलन भरे मकान में पहुंचते ही राखाल का दिल बैठ गया। दालान में ब्रजबिहारी बाबू सिर थामे बैठे थे। राखाल और डॉक्टर को देखते ही वे लड़खड़ाते हुए खड़े हुए और भर्राए गले से बोले, राजू, तू आ गया। देखना, रेणु सुबह से बेसुध पड़ी है। डॉक्टर विनोद सीधे कमरे में गए। टूटे तख्तपोश पर 16 साल की रेणु तेज बुखार से तप रही थी। होंठ सूखे थे और वह अधबेहोशी में करहा रही थी। डॉक्टर ने नाड़ी जांची, छाती और पेट की पड़ताल की। काफी देर जांचने के बाद वे बाहर आए। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। राखाल ने घबराकर पूछा, डॉक्टर बाबू, कैसी तबीयत है? डॉक्टर विनोद ने संजीदगी से कहा, राखाल, छुपाने से कोई फायदा नहीं। ये बिगड़ा हुआ टाइफाइड है। बीमारी ने गहरी जड़ें जमा ली हैं। कम से कम 2-3 हफ्तों की कड़ी तीमारदारी, महंगी दवाइयां, बर्फ की पट्टियां और साफ सुथरा माहौल चाहिए। जरा सी भी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। ये सुनते ही ब्रजबिहारी बाबू फूट पड़े, डॉक्टर बाबू, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मेरे पास अब फूटी कौड़ी नहीं बची, पर मैं आपके पांव पड़ता हूं। राखाल ने काका बाबू को सहारा देकर संभाला और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर बाबू, आप दवाइयों की पर्ची लिखिए। जो भी खर्च होगा उसका इंतजाम मैं करूंगा। डॉक्टर के जाते ही राखाल ने अपनी जेब टटोली। दिल्ली से मिला थोड़ा बहुत मेहनताना इस लंबे इलाज के आगे कुछ भी न था। फिर भी वह तुरंत बाजार दौड़ा, दवाइयां, बर्फ, साबूदाना और ताजा दूध खरीद लाया। उसने खुद स्टोव जलाकर साबूदाना पकाया, रेणु के माथे पर बर्फ की पट्टियां रखी और बूढ़े काका बाबू को ढांढस बंधाया। दोपहर को रेणु को जरा सा होश आया। उसने धुंधली आंखों से राखाल को देखा और कमजोर आवाज में फुसफुसाई, राजूदा, मां कहाँ है? क्या मां को पता है मैं बीमार हूं? इस मासूम सवाल ने राखाल के सीने में तीर सा काम किया। उसके पास कोई जवाब न था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब झिझक या आत्मसम्मान देखने का वक्त नहीं है। चाहे जो हो, रेणु की जान बचाने के लिए उसे नतुनमा के पास जाकर मदद मांगनी ही होगी। उसने नौकर मधु को रेणु के पास बैठाया और तेज कदमों से नतुनमा की हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली पहुंचकर उसने देखा कि कल रात की महफिल की थकान के बाद सब शांत था। सविता दालान में बैठी थी। राखाल के थके, परेशान चेहरे और बिखरे बालों को देखते ही वे चौंक कर उठ खड़ी हुई। राजू, क्या हुआ बेटा? इतना घबराया हुआ क्यों है? राखाल ने बिना कोई भूमिका बांधे कांपती आवाज में कहा, नतुनमा, आपकी रेणु मौत के मुंह में है। उसे बिगड़ा हुआ टाइफाइड हो गया है। उस सीलन भरे टूटे कमरे में न दवा का ठिकाना है, न तीमारदारी का। काका बाबू पाई पाई को मोहताज हैं और दिन रात रो रहे हैं। अगर आपने अभी सहारा नहीं दिया तो रेणु बच नहीं पाएगी। ये सुनते ही सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ से आंचल छूट गया, चेहरा फक पड़ गया। ममता का जो बांध 13 बरसों से दबा पड़ा था, वो एक झटके में टूट गया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वे तड़प कर बोली, मेरी रेणु, मेरी बच्ची इतनी बीमार है और मुझे खबर तक नहीं। चल राजू, अभी चल। तभी दूसरे कमरे से रमड़ी बाबू निकल आए और तुनक कर बोले, कहां जाने की तैयारी हो रही है नतुनभ? तुम्हें अपने मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं। उस घर से तुम्हारा क्या नाता बचा है जो फिर वही दौड़ी जा रही हो? सविता ने मुड़कर जिस तेवर से रमणी बाबू को देखा, उसमें ऐसी तीखी नफरत और स्वाभिमान की ज्वाला थी कि रमणी बाबू सहम कर पीछे हट गए। सविता ने कठोर स्वर में कहा, वो मेरी कोख से जन्मी बेटी है सैजो बाबू। दुनिया का कोई रिश्ता, कोई नियम मुझे उसके पास जाने से नहीं रोक सकता। उन्होंने तुरंत अपनी संदूकची से रुपयों की गड्डी निकाली, चादर ओढ़ी और राखाल से बोली, चल बेटा, गाड़ी तैयार करवा। आज मुझे अपनी बच्ची के पास पहुंचना ही होगा। गाड़ी हवा से बातें करती हुई 17 नंबर के उस तंग और सीलन भरे मकान के सामने आ रुकी। सविता बिना किसी झिझक के तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई सीधे ऊपर के कमरे में पहुंची। दालान में ब्रजबिहारी बाबू उसी तरह बदहवास बैठे थे।
अचानक सविता को अपनी चौखट पर खड़ा देखकर वे हक्के बक्के रह गए। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, बस आंखों से आंसू बहने लगे। सविता ने न कुछ कहा, न कोई उल्हाना दिया। वे सीधे कमरे के भीतर गई और तख्तपोश पर बेसुध पड़ी रेणु के सिरहाने बैठ गई। रेणु का तपता हुआ माथा उन्होंने अपने कांपते हाथों में ले लिया। ममता की एक गहरी चीख उनके सीने में ही घुटकर रह गई। उन्होंने आंचल से बेटी का पसीना पोंछा, उसके सूखे होठों पर पानी की बूंदें टपकाई और अपनी छाती से चिपटा लिया। तेज बुखार की धुंध में रेणु ने धीरे से आंखें खोली। सामने एक स्निग्ध ममतामयी चेहरा दिखा। उसने कमजोर आवाज में पुकारा, मां, तुम आ गई। सविता की आंखें छलक पड़ी। उन्होंने रेणु के माथे को चूमते हुए कहा, हां मेरी बच्ची, मैं आ गई हूं। अब तुझे कुछ नहीं होगा। इसके बाद सविता ने बिना एक पल गवाए पूरे घर की कमान अपने हाथों में ले ली। उन्होंने सबसे पहले राखाल को पैसे देकर बेहतर दवाइयां, ताजा फल, साफ बिछौने और बर्फ का पूरा इंतजाम करने भेजा। उस बदहाल सीलन भरे कमरे की तस्वीर कुछ ही घंटों में बदल गई। साफ चादरें बिछाई गई, दवाइयों का समय बांध दिया गया और दिन रात ठंडे पानी और बर्फ की पट्टियां रखी जाने लगी। डॉक्टर विनोद जब शाम को दोबारा देखने आए तो कमरे का बदला हुआ रूप और सविता की अथक सेवा देखकर दंग रह गए। डॉक्टर ने कहा, अब मुझे उम्मीद है इस तरह की तीमारदारी ही मरीज को मौत के मुंह से खींच ला सकती है। ब्रजबिहारी बाबू एक कोने में खड़े होकर चुपचाप सब देख रहे थे। 13 साल का फासला, गिले शिकवे और समाज का डर, सब उस मां की ममता के आगे बौना साबित हो चुका था। सविता ने लगातार 3 दिन और 3 रातें बिना पलक झपकाए रेणु के सिरहाने बैठकर गुजारी। न उन्हें भूख की सुध थी, न अपनी देह की थकान की। चौथे दिन सुबह डॉक्टर ने जब थर्मामीटर निकाला तो उनके चेहरे पर राहत की मुस्कान तैर गई। रेणु का बुखार पूरी तरह टूट चुका था और वह खतरे से बाहर थी। जब रेणु ने होश में आकर मां का हाथ पकड़कर सहारा मांगा, तब जाकर सविता के चेहरे पर सुकून की एक हल्की सी लकीर उभरी। त्याग, ममता और प्रायश्चित की इस मूक दास्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रिश्तों के नाम चाहे कितने भी बदल जाएं, पर मां की ममता का कोई दूसरा मोल नहीं होता। अगली सुबह जब ब्रजबिहारी बाबू काम के सिलसिले में बाहर निकले तो घर में सिर्फ सविता, नतूनमा, रेणु और शारदा ही थी। शारदा ने झिझकते हुए रेणु से पूछा, रेणु, क्या तुमने पहचाना कि ये कौन है? रेणु ने धीमे से कहा, पहचानूंगी कैसे, मुझे तो चेहरा याद भी नहीं था। पर राजू दा ने सब बता दिया है। लेकिन आप कौन हैं? शारदा ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम शारदा है, मैं तुम्हारी मां के पास ही रहती हूं। तभी रेणु पानी लेकर आई और बोली, मान, पांव धोने के लिए पानी लाई हूं, उठिए। मां का ये संबोधन सुनते ही सविता का संयम टूट गया। उन्होंने पागलों की तरह बेटी को सीने से चिपटा लिया, पर अगले ही पल वे सुध-बुध खोकर जमीन पर गिर पड़ी। जब होश आया तो उनका सिर शारदा की गोद में था और रेणु पंखा झल रही थी। रेणु ने लाड़ और मनुहार से मां को उठाया, नहलाया और मिश्री का शरबत पिलाया। इसके बाद रेणु कमजोर बदन से ही ठाकुर जी का भोग और सबके लिए रसोई पकाने जाने लगी। सविता ने उसे रोकना चाहा, पर रेणु हंसकर बोली, मान, आप भूल गई क्या? ठाकुर जी को बिना नहाए और भूखे पेट भोग कौन लगाएगा? जब मैं 9 साल की थी तब बाबूजी ने रोते हुए कहा था कि पहले ये सेवा तुम्हारी मां करती थी, अब तुम्हें करनी होगी। तभी से मैं ये नियम निभा रही हूं। बेटी की इन बातों ने सविता के दिल पर गहरा घाव कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी गैरमौजूदगी में इस बच्ची और सीधे सादे पति ने कितने अभाव और दुख झेले हैं। दोपहर ढलते ही ब्रजबिहारी बाबू लौटे। सविता ने उल्हाना दिया, इतनी देर कर दी, बाहर निकलते ही क्या घर संसार भूल जाते हो? ब्रजबिहारी बाबू झेम गए, पर सविता को देखकर उनके चेहरे पर एक असीम शांति तैर गई। भोजन के बाद जब दोनों अकेले बैठे तो सविता ने पूछा, आज कहीं गए थे?
ब्रज बिहारी बाबू ने बताया कि वे नंदा साहा के पास अपना पुराना कर्ज वसूलने गए थे, पर कुछ हाथ न लगा। इस पर सबिता का पुराना स्वाभिमान जाग उठा। नंदा साहा को मैं नहीं भूली हूं। जिसने तुम्हें ठगा, उसे मैं पाई पाई चुकाने पर मजबूर करूंगी। ब्रज बिहारी बाबू ने थककर मुस्कुराते हुए कहा, नतु नभू, मेरा सूरज अब ढल चुका है। अब हिसाब किताब चुकता करने की मुझमें ताकत नहीं बची। मैं छुट्टी की अर्जी लगाकर बैठा हूं, जो कभी भी मंजूर हो सकती है। अब मैं रेणु को लेकर अपने गांव लौट जाऊंगा और बाकी जिंदगी भगवान के भरोसे छोड़ दूंगा। सबिता ने रुंधे गले से पूछा, तो क्या तुमने मुझे 52,000 रुपए और गहने लौटाकर मेरी सजा मुकर्रर कर दी? ब्रज बिहारी बाबू ने धीमे से कहा, नतु नभू, जिस रात तुम घर छोड़कर गई थी, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि तुम्हारा जो कुछ मेरे पास है सब लौटाकर खुद को उऋण कर लूंगा, ताकि अगले जन्म में भी तुम पर मेरा कोई हक या कर्ज न रहे। सबिता समझ गई कि उनके और उनके पति के बीच जो खाई बन चुकी है उसे अब कोई पाट नहीं सकता। शाम होते ही वे भारी मन से शारदा के साथ बाहर निकली। गाड़ी के पास राखाल और तारक खड़े थे। सबिता ने दोनों को अपने साथ हवेली चलने को कहा। हफ्ते भर बाद राखाल ने सबिता को आकर खबर दी कि ब्रजबिहारी बाबू अपनी बेटी रेणु को लेकर चुपचाप गांव रवाना हो चुके हैं। वे किसी से मिले बिना सारे संबंध समेटकर चले गए। इधर रमणी बाबू ने भी सबिता से अपना नाता तोड़ लिया था और आना बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने वो पूरा मकान सबिता के नाम बैनामा सेल डीड कर दिया था। इस पूरी प्रक्रिया में बिमल बाबू नाम के एक गंभीर, सज्जन और अमीर व्यक्ति ने गुप्त रूप से मकान की पूरी कीमत चुकाई थी ताकि सबिता बेघर न हो। जब सबिता ने बिमल बाबू से पूछा कि उन्होंने ये एहसान क्यों किया, तो बिमल बाबू ने निस्वार्थ भाव से कहा, नतु नभू, मैं आपको कोई दान या भीख नहीं दे रहा। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है और समझा है कि सच्चे प्रेम और सम्मान को कभी छोटा करके नहीं पाया जा सकता। मैं आपका एक सच्चा मित्र बनकर रहना चाहता हूं। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो बस याद कर लीजिएगा। बिमल बाबू के इस निश्चल और ऊंचे आचरण ने सबिता के मन में एक गहरा आदर पैदा कर दिया। सबिता ने उनसे अनुरोध किया कि कभी समय मिले तो गांव जाकर उनके सीधे सादे पति और बेटी की सुध ले लें। बिमल बाबू ने मुस्कुराकर सहमति दे दी। इसके बाद सबिता का अधिकांश समय पूजा पाठ में बीतने लगा। एक शाम जब शारदा नीचे अपने कमरे में पहुंची तो देखा कि राखाल दिए की रोशनी में उसकी लिखी हुई कॉपी देख रहा था। शारदा ने संकोच से कहा, राजूदा, लिखने में बहुत गलतियां हुई होंगी ना? असल में नतुनमा की सेवा और घर के कामों से मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। राखाल ने थोड़ा डांटते हुए कहा, तो नतुनमा से कहती क्यों नहीं? तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, लिखना तो पड़ेगा ही। शारदा अचानक गंभीर होकर बोली, आप दूसरों की चिंता में हमेशा खुद को क्यों भूल जाते हैं देवता? मुझे सब पता चला है कि पिछले 3-4 दिनों से आप बहुत तेज बुखार में अकेले अपने सीलन भरे कमरे में पड़े थे। आपकी नानी, कामवाली बुढ़िया, भी बीमार थी। आपने खुद स्टोव जलाकर साबूदाना बनाया, दवा तक लाने वाला कोई न था। इतने सारे दोस्तों में से किसी ने आपकी सुध नहीं ली। राखाल झेम गया और बात टालने लगा, अरे मामूली बुखार था, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। शारदा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने भरे गले से कहा, नतुनमा जब ये सुनकर रो रही थी कि जिस राजू ने रेणु को बचाने के लिए अपनी जान लगा दी वो खुद बीमार पड़ा रहा और हमें खबर तक नहीं दी, तब मुझे बहुत दुख हुआ। नतुनमा को तो आपने पराया समझा ही, पर क्या मुझसे भी इतना पर्दा था देवता? क्या मैं आपकी सेवा करने लायक भी नहीं थी? राखाल शारदा के इस सच्चे और निश्चल अपनेपन के आगे निरुत्तर हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह इस असीम स्नेह और अधिकार का क्या जवाब दे। शारदा ने भर्राए गले से आगे कहा, आप सचमुच बड़े अजीब इंसान हैं देवता। मैंने जहर खाकर जान देनी चाहिए, आपने मरने नहीं दिया। अस्पताल में दिन रात एक करके बचा लिया। जब मैं लौटकर भूख से मरना चाहती थी तो आपने लिखने का काम और पैसे देकर उसमें भी बाधा डाल दी।
और अब जब आप खुद इतने बीमार पड़े तो मुझे आपकी थोड़ी सी सेवा भी नहीं करने दी। क्या मुझसे पिछले जन्म की कोई दुश्मनी निभा रहे हैं? राखाल हैरान रह गया कि इतनी शांत और सीधी सादी लड़की आज इतनी मुखर कैसे हो गई। रात के सन्नाटे में शारदा अपने दिल का सारा गुबार निकाल रही थी। उसने कहा, जानती हूं देवता, आप शादी क्यों नहीं करते। आप औरतों से चिढ़ते हैं, पर जिन अमीर औरतों के पीछे आप घूमते रहे हैं, सारी औरतें वैसी नहीं होती। दुनिया में दूसरी औरतें भी हैं। राखाल हंस पड़ा। आज तुम्हें क्या हो गया है शारदा? मुझे गुस्सा आ रहा है। आपने अपनी बीमारी की खबर क्यों नहीं दी? क्या मैं अकेले आकर आपकी तीमारदारी नहीं कर सकती थी? तुम्हारा पति लौटकर पूछता तो क्या कहती? शारदा ने दो टूक कहा, वो कभी नहीं लौटेगा। जिस शारदा को वो शादी का झांसा देकर लाया और फिर झूठे पत्तल की तरह फेंक कर भाग गया, वो शारदा तो उसी दिन मर गई। ये नई शारदा है जिस पर अब उसका कोई हक नहीं। और सच कहूं तो जीवन बाबू मेरे पति थे ही नहीं। मैं तो एक बेसहारा विधवा हूं। ये सुनकर राखाल स्तब्ध रह गया। शारदा ने पूछा, क्या मेरा ये सच जानकर आपको मुझसे घिन आ रही है? राखाल ने धीमे से कहा, नहीं शारदा, मैं इतना नासमझ नहीं हूं। नतूनमा ने भी तो ऐसा ही किया था। मैं उनसे भी नफरत नहीं करता। फिर बात संभालते हुए उसने पूछा, तो अब आगे क्या करोगी? शारदा बोली, नतूनमा की सेवा करूंगी, और जब पैसों की जरूरत होगी तो चुपचाप एक पर्ची लिखकर आपके तकिए के नीचे रख दूंगी। आप पैसे रख देंगे और मेरा काम चल जाएगा। राखाल मुस्कुरा दिया। तभी ऊपर से दासी ने आवाज दी कि नतूनमा बुला रही हैं। शारदा ऊपर चली गई। राखाल वही बिस्तर पर आंखें मूंद कर लेट गया। उसके मन में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। क्या यही प्रेम है? पर उसका मन फिर हिचकिचाया। शारदा विधवा है, समाज में लांछित है, वो उसे क्या नाम दे पाएगा? फिर उसे अस्पताल का वह दिन याद आया जब शारदा ने उसके चरणों में समर्पित होकर कहा था कि अब वो उसकी इजाजत के बिना कभी नहीं मरेगी। ऊपर जाकर राखाल ने नतूनमा के पैर छुए और बीमार होने के कारण ना पाने की माफी मांगी। नतूनमा ने बड़े स्नेह से उसका हाथ थाम लिया। शारदा ने मौका देखकर कहा, मां, देवता को यही खाना खाने को कहिए और अब इन्हें शादी करने का हुक्म दीजिए। राखाल ने बात काटते हुए हंसकर कहा, मां जानती है कि मेरे पास न घर है न संपत्ति। किसी की लड़की को लाकर भूखा मारना मैं नहीं चाहता। खाने के दौरान नतूनमा ने बताया कि तारक बर्दवान के हरिनपुर गांव में हेडमास्टर है और वो उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने आया है। ये सुनकर राखाल को थोड़ा ताज्जुब हुआ कि तारक कोलकाता आया और उससे मिलने तक नहीं आया। लौटते वक्त शारदा ने राखाल से बड़ी मनुहार की, परसों रात को आप चुपके से मेरे कमरे में आइएगा। मैं अपने हाथ से आपके लिए खाना बनाऊंगी। परसों रात 8 बजे राखाल शारदा के कमरे में पहुंचा। शारदा ने बड़े जतन से साधारण पर स्वादिष्ट भोजन परोसा। बातों बातों में शारदा ने बताया कि परसों वे सब नतूनमा के साथ तारक के गांव हरिनपुर जा रहे हैं। तारक बहुत विद्वान और रोबदार आदमी है और वो गांव छोड़कर वापस कोलकाता आकर बड़ा आदमी बनना चाहता है। नतूनमा भी उसकी मदद करने को तैयार है। राखाल ने पूछा, नतूनमा कैसे मदद करेंगी? शारदा ने बताया, बिमल बाबू से कहकर। वे नतूनमा की हर बात मानते हैं। फिर शारदा ने रमणी बाबू के जाने की पूरी दास्तान सुनाई। उसने बताया कि जिस दिन रेणु बीमार थी और राखाल पैसे मांगने आया था, उस दिन नतूनमा छटपटाकर पहले राखाल के डेरे और फिर ब्रजबाबू के घर भागी थी, पर वहां ताला लटका था। लौटकर नतूनमा फूट फूट कर रोई थी। उसी शाम रमणी बाबू ने नशे में धुत्त होकर बिमल बाबू के सामने नतूनमा का घोर अपमान किया था और उन्हें रखेल तक कह डाला था। नतूनमा ने उसी रात रमणी बाबू को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। बाद में बिमल बाबू ने रमणी बाबू को भारी कीमत चुकाकर वह मकान नतूनमा के नाम करवा दिया। राखाल को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि किसी गैर मर्द से इतना बड़ा उपकार लेना नतूनमा के स्वाभिमान के खिलाफ है। वह उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। शारदा ने रास्ता रोक लिया।
ऐसे नाराज होकर मत जाइए। नतून माँ से मिले बिना आप नहीं जा सकते। माँ ने कहा है कि जब तक राजू इजाजत नहीं देगा वे गांव नहीं जाएंगी। राखाल ने भरे मन से कहा, मुझसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कल सुबह आऊंगा। और वो भारी कदमों से चला गया। अगले दिन शनिवार की शाम तारक नतूनमा को ले जाने के लिए कोलकाता आ चुका था। वह गांव में उनके रहने सहने के सारे इंतजाम और जरूरी सामान जुटाने में लगा था। इधर बिमल बाबू भी रोज की तरह मिलने आए। सबिता, नतूनमा ने उनसे कहा, तुम जितने दिन कहोगे मैं उतने ही दिन वहां रहूंगी। बिमल बाबू ने मुस्कुराकर उन्हें दयामय नाम से पुकारने की इजाजत दी। दोनों के बीच एक बेहद पावन और गहरा संवाद हुआ। बिमल बाबू ने कहा कि वे सबिता को कभी किसी बंधन में बांधकर छोटा नहीं करना चाहते। उनका प्रेम निस्वार्थ है। वे सबिता के जीवन में कोई अमंगल नहीं आने देंगे। तभी राखाल कमरे में आया। उसने नतूनमा और बिमल बाबू को प्रणाम किया। नतूनमा ने कहा, राजू, कल हम तारक के यहां जा रहे हैं, तेरी सहमति है ना? राखाल ने थोड़ा कड़वाहट से कहा, मेरी सहमति का क्या मोल मां? तारक अब मुझसे बड़ा दोस्त है आपका। अगर मुझसे पूछती है तो मेरी कोई सहमति नहीं है, पर मैं कौन होता हूं रोकने वाला? बिमल बाबू ने बात संभाली और राखाल से कहा, राजू, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तो नतूनमा नहीं जाएंगी। राखाल ने बात टालते हुए कहा, नहीं, आप लोग जैसा ठीक समझे करें, मुझे कोई ऐतराज नहीं। ये कहकर वो तेजी से नीचे उतर गया। नीचे रास्ते पर शारदा उसका इंतजार कर रही थी। उसने राखाल को अपने कमरे में खींच लिया और बोली, देवता, आप इतने कायर क्यों हैं? आप खुलकर क्यों नहीं कहते कि शारदा, तुम हरिनपुर नहीं जाओगी? मैं मां से कह दूंगी कि देवता ने मना किया है। राखाल ने बेरुखी से कहा, मुझे तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं है। शारदा ने तड़प कर कहा, हक था आपका, पर आप तो सिर्फ दूसरों का हुक्म बजाना जानते हैं। खुद हुक्म देने की हिम्मत खो चुके हैं। जो इंसान अपने हक के लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो जिंदगी भर दूसरों की गुलामी ही करता है। क्या आपके मन में ये जानने की भी चाह नहीं कि इस दुनिया में कोई एक इंसान ऐसा भी है जो खुशी खुशी आपकी हर बात मानने को तैयार है? राखाल ने कठोर स्वर में कहा, जानकर क्या करूंगा शारदा? बेवजह की कमजोरी दिखाना मेरी आदत नहीं है। उसका स्वर इतना रूखा था कि शारदा की आंखों में सन्नाटा छा गया और दोनों के बीच एक अनकहा दर्द खिंच गया। राखाल ने भरे दिल से शारदा पर अपनी झुंझलाहट निकाली और कहा, शारदा, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत भोली हो, पर आज बिमल बाबू, तारक और नतूनमा के आने के बाद तुम्हारे ये सारे नाटक सामने आ गए हैं। शारदा दंग रह गई। उसने रोते हुए अपने तकिए के नीचे से राखाल के दिए सारे पैसे निकाले और उसके हाथ में थमाते हुए बोली, ये लीजिए अपने पैसे, पर याद रखिए देवता, बिना किसी कसूर के जो सजा आज आपने मुझे दी है, उसका कांटा आपको उम्र भर चुभता रहेगा। राखाल गुस्से में वहां से अपने डेरे पर लौट आया। वहां उसकी बूढ़ी नानी, कामवाली, ने बताया कि उसने रात के खाने में गोश्त का इंतजाम करके कुकर में चढ़ा दिया है। नानी ने प्यार से कहा कि अब राखाल को शादी कर लेनी चाहिए। नानी के जाते ही राखाल आराम कुर्सी पर लेटा, पर उसका मन बेचैन हो उठा। उसे अपनी गलती और बेरुखी का एहसास हुआ। वह खुद को रोक न सका और उसी रात कुकर में पकता खाना छोड़कर शारदा से माफी मांगने दोबारा नतूनमा की हवेली की ओर दौड़ा। हवेली पहुंचकर उसने देखा कि नीचे शारदा के कमरे पर ताला था। ऊपर बरामदे में सबिता और बिमल बाबू बैठे बातें कर रहे थे। बातों बातों में पता चला कि शारदा दोपहर से ही तारक और बिमल बाबू के लिए खास खाना पकाने में व्यस्त थी। जब सबिता ने पूछा कि क्या शारदा ने राखाल को खाने के लिए नहीं बुलाया, तो राखाल का स्वाभिमान फिर भड़क उठा। उसने कड़वे लहजे में सबिता से कहा, नतूनमा, आपकी दया और परोपकार सिर्फ बाहर का दिखावा है। आपके भीतर किसी के लिए सच्चा दर्द नहीं है। आप जिसे आसानी से अपनाती हैं, उसे उतनी ही बेदर्दी से छोड़ भी देती हैं। राखाल के इस तीखे वार पर सबिता ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि ममता भरे स्वर में कहा, राजू,
भगवान करे तुम्हारी ये बात सच हो और मुझे अपनी सजा मिले। राखाल जब नीचे उतरा तो सीढ़ियों के पास शारदा खड़ी थी। उसने भारी मन से कहा, देवता, आपने मुझे जिंदगी दी, इसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। राखाल बिना कुछ बोले रात के अंधेरे में चुपचाप बाहर निकल गया। अगले दिन शनिवार की शाम तारक नतूनमा, सबिता और शारदा को अपने गांव हरिनपुर ले जाने के लिए कोलकाता आ पहुंचा। तारक गांव की छोटी नौकरी छोड़कर शहर में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता था और सबिता उसकी मदद करने को तैयार थी। उधर बिमल बाबू भी सबिता से विदा लेने आए। बिमल बाबू ने सबिता से कहा कि उनका रिश्ता किसी स्वार्थ या वासना का नहीं, बल्कि आत्मिक सम्मान का है। वे सबिता के जीवन में कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। राखाल भी वहां पहुंचा, पर उसका मन भारी था। उसने सबिता के पांव छुए, पर उसके दिल की कड़वाहट कम न हुई। इधर सुबह की पहली ट्रेन से ब्रिज बिहारी बाबू अपनी बेटी रेणु को लेकर अपने पैतृक गांव पलाशीपुर पहुंचे। स्टेशन से गांव का रास्ता करीब 3 कोस 9 किलोमीटर का था। सुबह का धुंधलका और कड़ाके की ठंड थी। कोई गाड़ी लेने नहीं आई थी, क्योंकि उन्होंने अपने चचेरे भाई अवनी बाबू को पहले से कोई चिट्ठी नहीं भेजी थी। जैसे ही सूरज की लालिमा बिखरी, ब्रिज बिहारी बाबू रेणु का हाथ पकड़कर पगडंडियों पर चल पड़े। रेणु ने बचपन से कोलकाता की तंग और अंधी गलियां ही देखी थी। गांव के लहलहाते धान के खेत, गन्ने की क्यारियां और नारियल के पेड़ देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। ब्रिज बिहारी बाबू ने भी बरसों बाद अपनी मिट्टी की महक पाकर राहत की सांस ली। गांव के मुहाने पर बूढ़े शिव मंदिर के पास वे बरगद के पेड़ की छाव में सुस्ताने के लिए रुके। ब्रिज बिहारी बाबू ने सामने के लहलहाते खेतों की ओर इशारा करके गव से कहा, रेणु, देख बेटी, ये सारे खेत और जमीन अपनी है। तेरा अवनी काका ही सब देखता है। तभी उस रास्ते से गांव के 80 साल के दबंग समाजपति और पंडित विद्यासुंदर वाचस्पति गुजरे। वे पूरे इलाके के सवे सर्वा थे और उनका हुक्म ही समाज का कानून था। ब्रिज बिहारी बाबू ने झुककर उनके चरण छुए और रेणु से भी प्रणाम करने को कहा। लेकिन जैसे ही रेणु आगे बढ़ी, वाचस्पति जी बिजली के झटके की तरह 2 कदम पीछे हट गए और रूखे स्वर में बोले, रहने दो, प्रणाम की कोई जरूरत नहीं। ब्रिज, क्या ये वही लड़की है जिसका आशीर्वाद और हल्दी होने के बाद भी ब्याह टूट गया था? ब्रिज बिहारी बाबू का कलेजा काम गया। उन्होंने कहा, हां जेठा महाशय, भाग्य की विडंबना से ऐसा हो गया। वाचस्पति जी ने एक अजीब, नफरत भरी नजर रेणु पर डाली और बिना कुछ कहे अपनी खड़ाम की खटास खटास आवाज करते हुए आगे बढ़ गए। ब्रिज बिहारी बाबू जब अपने पैतृक घर पहुंचे तो आंगन में अवनी बाबू के बच्चे खेल रहे थे। बड़े लड़के ने दौड़कर अपने पिता को बुलाया। अवनी बाबू बाहर आए और अपने मंझले भाई ब्रिज बाबू को अचानक सामने देखकर सन्न रह गए। संभल कर उन्होंने पांव छुए। नहा धोकर जब ब्रिज बिहारी बाबू ने कहा कि वे अब शहर की भागदौड़ छोड़कर अपनी बची हुई जिंदगी इसी गांव के घर में बिताना चाहते हैं, तो अवनी बाबू के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने सालों से वे पूरी जमीन जायदाद और बड़े मकान पर अकेले राज कर रहे थे। अवनी बाबू जब अंदर कमरे में गए तो उनकी पत्नी कुमुदिनी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। कुमुदिनी ने तीखे तेवर में कहा, ये क्या सुन रही हूं? मंझले जेठ जी अपनी उस कुलच्छनी बेटी को लेकर यही बसने आ गए हैं। जिस लड़की का हल्दी ब्याह होकर रिश्ता टूट चुका हो, उसे समाज कभी नहीं अपनाएगा। अगर यह पाप इस घर में रहा तो हमारे अपने बच्चों का ब्याह कैसे होगा? कौन अपनी बेटी हमारे घर ब्याहेगा? अपनी जायदाद बचानी है और समाज में मुंह दिखाना है तो इस आफत को फौरन यहां से टालो। अवनी बाबू ने बेपसी से कहा, पर यह घर और जमीन तो मंझले भैया ने ही अपने खून पसीने से बनाई थी, मैं उन्हें कैसे निकालूं? कुमुदिनी ने चाल चलते हुए कहा, खुद मत कहो, अभी चुपचाप समाजपति वाचस्पति जी के पास जाओ। उनसे कहो कि वे समाज की दुहाई देकर मंझले जेठ को गांव से बाहर निकालने का फरमान सुना दे। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।
अवनी बाबू ने अपने स्वार्थ और बच्चों के भविष्य के आगे अपनी अंतरात्मा का गला घोंट दिया। वे चुपके से वाचस्पति जी के पास पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई कि वे नहीं चाहते कि बृजबाबू के कारण उनका परिवार समाज से बहिष्कृत। हुक्का पानी बंद। शाम होते ही समाजपति वाचस्पति जी हाथ में लालटेन लिए खड़ाम खटखटाते हुए बृजबिहारी बाबू के घर धमके। उन्होंने गरजते हुए कहा, ब्रिज, तुमने समाज की मर्यादा तोड़ी है। जिस लड़की का हल्दी कंगन होकर ब्याह टूट चुका हो वो अपवित्र है। समाज तुम्हें गांव में रहने की इजाजत नहीं दे सकता। अवनी अगर तुम्हें अपने साथ रखेगा तो उसका भी हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। बृजबिहारी बाबू ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, जेठा महाशय, लड़का शराबी और चरित्रहीन निकला, इसलिए मैंने अपनी फूलसी बच्ची की बलि नहीं चढ़ाई। इसमें इस मासूम का क्या दोष? लेकिन वाचस्पति जी का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने फरमान सुनाया, आज रात तुम और तुम्हारी बेटी पक्के मकान के भीतर नहीं रह सकते। बाहर जो टिन की एक छप्पर वाली कोठरी है, रात वहां काटो। कल सुबह समाज की पंचायत बैठेगी और तुम्हारा अंतिम फैसला करेगी। जिस घर को बृजबिहारी बाबू ने अपनी जवानी के पसीने से एक एक ईंट जोड़कर खड़ा किया था, उसी घर के बाहर बनी टूटी टिन की कोठरी में वे अपनी बीमार और थकी हुई बेटी रेणु को लेकर रात गुजारने पर मजबूर हो गए। अगली सुबह अवनी बाबू बनावटी दुख का मुखौटा लगाकर टिन की कोठरी के सामने आए। बृजबिहारी बाबू ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपने छोटे भाई को सांत्वना देते हुए बोले, दुख मत कर अवनी, ये सब मेरे ही कर्मों का फल और भगवान की मर्जी है। मैं यहां अपना हिस्सा मांगने या जमीन छीनने नहीं आया था। कोलकाता में कर्ज चुकाते चुकाते सब बिक गया, इसलिए सोचा था कि अपने पुरखों की जमीन पर बेटी के साथ 2 जून की सूखी रोटी खाकर दिन काट लूंगा। पर विधाता को शायद ये भी मंजूर नहीं था। बृजबिहारी बाबू ने नम आंखों से आगे कहा, अवनी, मैंने सोचा था कि जिंदगी के बाकी दिन तेरे साथ, तेरे पास रहकर काट लूंगा। सामने जलती ढिबरी की लौ को देख, मेरा जीवन दीप भी अब ऐसे ही बुझने की कगार पर है। मैंने बहुत पहले ही ईश्वर के दरबार में अपनी छुट्टी की अर्जी लगा दी है, न जाने कब मंजूर हो जाए। जीवन भर का हिसाब किताब सब गड़बड़ा गया, तभी तो इस बुढ़ापे में सिर छुपाने और 2 जून की रोटी के लिए भटकना पड़ रहा है। मैं तेरे बाल बच्चों की जमीन में हिस्सा बंटाने नहीं आया था भाई, सिर्फ थोड़ी सी पनाह मांगने आया था। इसी बीच अवनी बाबू की पत्नी कुमुदिनी की देखरेख में बच्चों ने बृजबिहारी बाबू की गठरी पक्के मकान से निकालकर बाहर टिन की उसी एक छप्पर वाली कोठरी में रख दी थी। अगली सुबह समाजपति विद्या सुंदर वाचस्पति के घर से बुलावा आया। अवनी बाबू के भाई नवीन बाबू हाफते कांपते वहां पहुंचे। वाचस्पति जी ने धूप में बैठकर तंबाकू खींचते हुए कहा, नवीन, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। समाज सबका है। 10 लोग मिलकर जो फैसला करेंगे वही होगा। आज शाम गांव के बारोयारी, सामूहिक चबूतरे पर सबको बुला लो। सब राधा माधव की इच्छा है। शाम से पहले ही बारोयारी चबूतरे पर झाड़ू लगाकर गोबर पानी का छिड़काव किया गया। शीतल पाटी बिछाई गई और 2 लालटेनें टांग दी गई। शाम ढलते ही गांव के गणमान्य लोग एक एक करके जुटने लगे। बृजबिहारी बाबू और नवीन बाबू एक कोने में सिर झुकाए बैठ गए। वाचस्पति जी के आते ही सबने खड़े होकर उनका सम्मान किया। बैठक शुरू होते ही समाज के बुजुर्ग धनंजय पंडित ने बृजबिहारी बाबू की ओर इशारा करते हुए कहा, ब्रिज, समाज के कुछ नियम कायदे होते हैं। हम जानते हैं कि तुम धार्मिक स्वभाव के हो, पर तुम्हारी दूसरी पत्नी सबिता का जो कलंक है वो गांव के बच्चे बूढ़े सब जानते हैं। वो रमणी बाबू का हाथ पकड़कर घर से भागी थी और तुम भी समाज को ठेंगा दिखाकर कलकत्ता चले गए थे। बूढ़े बेनी माधव ने बात आगे बढ़ाई, कलकत्ता में तो 36 जात और 32 भाषाएं हैं। वहां कोई किसी की परवाह नहीं करता, पर यहां समाज है। और फिर तुम्हारी बेटी रेणु का ब्याह हल्दी और आशीर्वाद होने के बाद भी टूट गया। ऐसे कलंकित परिवार को समाज में कैसे रहने दें? बृजबिहारी बाबू ने हाथ जोड़कर कहा, आप सब मेरे बड़े हैं, मैं अपनी गलती मानता हूं। आप जो भी सजा देंगे मैं सिर झुकाकर स्वीकार करूंगा।
वाचस्पति जी ने पासा पलटते हुए कहा, ब्रिज, हम तुम्हें सजा देने नहीं बल्कि समाज में वापस लेने का रास्ता निकालने बैठे हैं। इसके बाद पंचायत के पंचों ने ब्रिज बिहारी बाबू के सामने अपनी अपनी मांगे रखनी शुरू की। विद्या विनोद भट्टाचार्य ने कहा कि मंदिर के लिए एक महंगी हैलोजन इजक लाइट खरीद कर देनी होगी। पतित पावन वाक्यवागीश ने फरमान सुनाया कि उत्सवों के लिए एक बड़ा चंदोवा शामियाना सिलवाकर देना होगा। और अंत में समाजपति वाचस्पति जी ने कहा कि चूंकि ब्रिज परम वैष्णव है, इसलिए उन्हें पूरे समाज के लिए गोविंद जी के विशाल महामहोत्सव महाप्रसाद दावत का पूरा खर्च उठाना होगा। ब्रिज बिहारी बाबू कातर दृष्टि से सबका मुंह देखते रहे। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर रुंधे गले से कहा, पंचो, आपका हर आदेश मेरे सिरमाथे पर है, लेकिन कलकत्ता में मेरा व्यापार चौपट हो चुका है। सारा कर्ज चुकाते चुकाते मैं पूरी तरह कंगाल हो चुका हूं। मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। मैं ये भारी खर्च उठाने में बिल्कुल असमर्थ हूं। मैं समाज के हर व्यक्ति से दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। अवनी बाबू ने पास आकर बनावटी सहानुभूति दिखाई। मंजले भैया, थोड़ा सोचिए, किसी तरह ये शर्तें मान लीजिए। ब्रिज बिहारी बाबू ने एक ठंडी सांस खींचकर कहा, अवनी, शायद गोविंद की इच्छा नहीं है कि मैं अपने गांव में अंतिम सांस लूं। मेरे जैसा अभागा इन मांगों को पूरा नहीं कर सकता। पंचायत के लोग समझ गए कि ब्रिजबाबू से कुछ नहीं मिलने वाला। एक एक करके सब उठकर चले गए। अवनी बाबू जब घर लौटे तो देखा कि ब्रिज बिहारी बाबू टिन की कोठरी में अपनी पोटली बांध रहे हैं। अवनी बाबू ने औपचारिकता निभाते हुए कहा, भैया, रात को कहाँ जाएंगे, सुबह सोचिएगा। और वे भीतर चले गए। दूसरी तरफ सबिता नतुनमा तारक के साथ बर्दवान के हरिनपुर गांव आ चुकी थी। शारदा का भी उनके साथ आने का पूरा इंतजाम था, पर ऐन वक्त पर उसने आने से मना कर दिया। असल में कलकत्ता में विदाई की पूर्व संध्या पर जब शारदा ने चहकते हुए राखाल से कहा था कि वो हरिनपुर जा रही है, तो राखाल का चेहरा बुझ गया था। शारदा ने राखाल से कहा था, देवता, आप इतने कायर क्यों हैं? खुलकर क्यों नहीं कहते कि शारदा, तुम हरिनपुर नहीं जाओगी? मां से कह दूंगी कि आपने मना किया है। पर राखाल ने बेरुखी से अपने सारे अधिकार नकार दिए थे। राखाल की इस चुप्पी और अनिच्छा को देखकर ही शारदा ने कलकत्ता में रुकने का फैसला किया था। हरिनपुर की शांत हरी भरी ग्रामीण आबोहवा ने सबिता के मन को बहुत सुकून दिया। वे तारक की एक सगी मां की तरह देखरेख करने लगी। रोज सुबह उठकर खुद उसके लिए गर्म पानी, नाश्ता और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाती। तारक हंसकर कहता, नतूनमा, तुम मुझे बिल्कुल आलसी बना दोगी। जब तुम कलकत्ता लौट जाओगी तो मेरा क्या होगा? कौन मुझे ऐसे लाड़ प्यार से खाना खिलाएगा? सबिता मुस्कुराकर कहती, तेरे भविष्य की चिंता मुझे भी है तारक। एक दिन सबिता ने संकोच मिटाकर तारक से कहा, तारक, तेरे स्कूल के साथी सत्यव्रत और वृंदावन बाबू कह रहे थे कि अब तुझे ब्याह करके घर बसा लेना चाहिए। तारक ने नजरें झुकाकर कहा, मुझ जैसे बेसहारा और साधारण स्कूल मास्टर से कौन अपनी बेटी का ब्याह करेगा नतूनमा? अगर रेणु जैसी सीधी सादी और सरल लड़की मिल जाए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, बशर्ते आपको और काका बाबू को मंजूर हो। यह सुनकर सबिता का रोम रोम खिल उठा। वे जिस मकसद से कलकत्ता से हरिनपुर आई थी, वो बिना मांगे पूरा हो गया था। उन्होंने तुरंत कहा, तारक, रेणु की जिम्मेदारी तू मुझ पर छोड़ दे। तुझ जैसा सुपात्र दामाद पाकर कौन सी मां खुश नहीं होगी। उसी दोपहर सबिता ने महाभारत का पाठ किया और जरत्कारु मुनि और उनकी पत्नी जरत्कारी की कथा सुनाई कि कैसे अनमेल और हठ भरे विवाहों में भी स्त्रियों ने कर्तव्य और त्याग की पराकाष्ठा निभाई। शाम को तारक सबिता को लेकर अपने सहकर्मी सत्यव्रत बाबू के घर गया। वहां सत्यव्रत बाबू और उनकी पत्नी ने सबिता का बड़े आदर से स्वागत किया। बातों बातों में जब सबिता ने तारक और रेणु के रिश्ते की बात छेड़ी तो सत्यव्रत बाबू खुशी से उछल पड़े और बोले, मासी मां,
इससे उत्तम जोड़ी तो हो ही नहीं सकती। लौटते समय रास्ते में सबिता अचानक बहुत गंभीर और उदास हो गई। तारक ने उनके भीतर चल रहे तूफान को भांप लिया। सबिता के मन में एक गहरा दर्द उमड़ रहा था। हरिनपुर आए 15 दिन बीत चुके थे, पर कलकत्ता से राखाल की एक भी चिट्ठी नहीं आई थी। जिस राखाल को उन्होंने कूड़े के ढेर से उठाकर अपने सगे बेटे से बढ़कर पाला था, उसका ये परायापन और बेरुखी सबिता के कलेजे में चुभ रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद तारक को अधिक स्नेह देने की वजह से राखाल ईर्ष्या और अभिमान की आग में जल रहा है। साथ ही गांव गए बृजबिहारी बाबू और रेणु की भी कोई खबर न आने से उनका मन अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। तारक ने देखा कि सबिता खामोश है, तो उसने धीमे से पूछा, क्या बात है नतूनमा? सत्यव्रत बाबू के घर से निकलने के बाद से आपने एक शब्द भी नहीं बोला। इतनी गुमसुम क्यों हो गई? सबिता अचानक झेम गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, तारक, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? क्या तुम्हारे और राजू के बीच कोई अनबन हुई है? तारक सकपका गया। उसने संभल कर कहा, अचानक ये बात क्यों पूछ रही हो नतूनमा? क्या राखाल ने कुछ कहा है? सबिता ने कहा, नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, पर मैं देख रही हूं कि तुम जब भी कोलकाता जाते हो, राखाल से मिले बिना ही लौट आते हो। उसे इस बात से बहुत ठेस पहुंची है, और शायद इसी गलत फहमी के कारण वह मेरे यहां आने को भी सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया। तारक ने सफाई देते हुए कहा, नतूनमा, मैं स्कूल की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त था कि समय ही नहीं निकाल पाया। अगर वो इसे मेरा परायापन समझता है तो ये मेरे साथ नाइंसाफी है। सबिता मुस्कुराकर बोली, तारक, तुम शायद रेणु के ब्याह को लेकर राखाल के बारे में कोई गलत धारणा पाले बैठे हो। राखाल रेणु को अपनी सगी बहन की तरह मानता है। जब उसे पता चलेगा कि तुम रेणु से ब्याह करना चाहते हो, तो वो खुशी से तुम्हें गले लगा लेगा। तारक ने सिर झुकाकर वादा किया, ठीक है नतूनमा, अगली बार कोलकाता जाते ही मैं सबसे पहले राखाल से मिलकर सारी गलतफहमियां दूर करूंगा। कुछ दिनों बाद सबिता तारक के साथ कोलकाता अपनी हवेली लौट आई। तारक का इरादा सबिता को छोड़कर उसी शाम गांव लौटने का था, लेकिन सबिता के कहने पर वो रुक गया। वह भी चाहता था कि जाते जाते राखाल से 2 मिनट की मुलाकात हो जाए। उसके मन में जो झिझक थी, वो राखाल के प्रति उसी की हीन भावना और रेणु को लेकर पैदा हुए भ्रम की वजह से थी। हवेली पहुंचकर सबिता ने देखा कि शारदा बीमार है और 7-8 दिनों से बिस्तर पर पड़ी है। पड़ोस की एक बुढ़िया उसकी देखभाल कर रही थी, और राखाल रोज सुबह शाम आकर डॉक्टर व दवाइयों का पूरा इंतजाम कर रहा था। सबिता ने शारदा के सिर पर हाथ फेरा और प्यार से डांटा कि उसने अपनी बीमारी की खबर गांव क्यों नहीं भेजी। तभी बिमल बाबू वहां आ पहुंचे। उन्होंने शारदा का हालचाल पूछा और सबिता से कहा कि वे एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। 2 घंटे बाद लौटकर गांव की बातें सुनेंगे। जाते जाते बिमल बाबू ने बताया कि राखाल सुबह तड़के ही अपने कमरे पर ताला लगाकर कहीं निकल गया है। साथ ही बिमल बाबू ने एक चिंताजनक बात छेड़ी, नतू नभू, कल रात राखाल बहुत देर तक मेरे साथ था। उसने बताया कि ब्रजबिहारी बाबू और रेणु गांव पहुंचकर भारी मुसीबत में फंस गए हैं। कल रात उसे गांव के ही किसी परिचित से यह खबर मिली है। ये सुनते ही सबिता का दिल दहल गया। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या हुआ दयाल? क्या कोई बहुत बड़ी आफत आ गई है? बिमल बाबू ने कहा, वे लोग सही सलामत तो हैं, पर समाज जप्तियों ने रेणु को लेकर ब्रजबिहारी बाबू को बहुत प्रताड़ित किया है। मैं लौटकर पूरी बात बताता हूं। ये कहकर वे चले गए। दोपहर में तारक भी निराश होकर लौटा। उसने बताया कि वह 2 बार राखाल के डेरे पर गया, पर दोनों बार ताला ही लटका मिला। सबिता की आंखों में चिंता के आंसू तैरने लगे। वे बोली, राखाल ऐसा ही है, जब किसी पर मुसीबत आती है तो वो अपना सब कुछ भूलकर दूसरों का बोझ उठाने निकल पड़ता है। उसे खुद की कोई सुध नहीं रहती। तभी सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजे पर बिमल बाबू दोबारा आ पहुंचे। उनके पीछे पीछे कुछ ही पलों में राखाल भी कमरे में दाखिल हुआ। राखाल का चेहरा धूल धूसरित,
पीला और थका हुआ था। बाल बिखरे थे और आंखों में गहरी चिंता थी। साफ लग रहा था कि उसने दिन भर से न कुछ खाया है, न नहाया है। तारक ने आगे बढ़कर पूछा, राखाल, तुम सुबह से कहाँ थे भाई? राखाल ने फीकी हंसी के साथ कहा, तुम सुबह से कोलकाता में हो तारक? हैरान होने की बात तो यह है, सबिता ने दोनों की नोकझोंक रोकते हुए बेचैनी से पूछा, राजू, तू कहाँ गया था बेटा? तेरे काका बाबू और रेणु कैसे हैं? राखाल ने गहरी सांस खींचकर कहा, नतूनमा, मैं सीधे गांव से ही लौट रहा हूं। गांव से? वे लोग ठीक तो हैं न राजू? राखाल ने भारी मन से कहा, नतूनमा, काका बाबू और रेणु गांव पहुंचे जरूर थे, पर अब वे वहां नहीं हैं। वे कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। सबिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कह रहा है राजू? अवनी भाई ने क्या बताया? राखाल ने गांव की पूरी दर्दनाक दास्तान सुनाई। काका बाबू के गांव पहुंचते ही समाज जप्तियों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। बारोयारी चबूतरे पर पंचायत बैठी और समाजपति विद्या सुंदर वाचस्पति ने फरमान सुनाया कि जिस लड़की का हल्दी कंगन होकर ब्याह टूट गया हो, वो अपवित्र है और उसे गांव में नहीं रहने दिया जाएगा। अगर समाज में रहना है तो मंदिर के लिए महंगी हैलोजन लाइट, शामियाना और पूरे गांव के लिए गोविंद जी के महाप्रसाद का भारी खर्च उठाना होगा। काका बाबू पूरी तरह कंगाल हो चुके थे। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी बेबसी जाहिर की। अवनी काका ने भी खूब रोने धोने का नाटक किया। अंत में समाज के बहिष्कार और अपमान से बचने के लिए काका बाबू रात के अंधेरे में ही रेणु को लेकर चुपचाप गांव छोड़कर कहीं चले गए। ये सुनकर बिमल बाबू ने अपनी समझदारी से कहा, राखाल बाबू, अवनी बाबू का ये सारा रोना धोना सिर्फ दिखावा था। गांव की पूरी जमीन जायदाद में ब्रजबाबू का आधा हिस्सा था। अगर वे वहां बस जाते तो अवनी बाबू का हक बन जाता। अवनी बाबू ने ही समाज जप्तियों को आगे करके ब्रजबाबू को गांव से बेदखल करवाया है। सबिता ने रोते हुए कहा, दयाल, अब ये सब सोचने का समय नहीं है। मेजो करता और मेरी बच्ची इस हालत में कहां भटक रहे होंगे? उन्हें ढूंढना ही हमारा पहला धर्म है। तारक ने एक सुझाव दिया, नतूनमा, काका बाबू परम वैष्णव हैं। गांव से निकाले जाने के बाद वे किसी न किसी वैष्णव तीर्थ की शरण में ही गए होंगे। राखाल ने सहमति जताते हुए कहा, तारक की बात सही है। काका बाबू के पास ज्यादा पैसे नहीं थे कि वे मथुरा या वृंदावन जा सके। पूरी संभावना है कि वे बंगाल के ही किसी प्रसिद्ध तीर्थ, नवद्वीप धाम या मायापुर के किसी मठाश्रम में जाकर रुके होंगे। तारक ने लाचारी जताई कि उसे सुबह की ट्रेन से स्कूल की ड्यूटी के लिए हरिनपुर लौटना ही होगा। बिमल बाबू ने भी कहा कि उनके व्यापार का जहाज आने वाला है, इसलिए वे खुद नहीं जा सकते, पर ढूंढने का सारा खर्च उठाने को तैयार है। सबिता ने भरे मन से कहा, नहीं दयाल, पैसे मेरे पास हैं। अब सिर्फ राजू ही हमारा एकमात्र सहारा है। राखाल ने तुरंत कहा, आप लोग फिक्र मत कीजिए। मेरे पास न कोई नौकरी है, न कोई बड़ा काम। मैं कल सुबह की पहली गाड़ी पकड़कर सीधे नवद्वीप धाम जा रहा हूं। मैं काका बाबू और रेणु को ढूंढकर ही दम लूंगा। सबिता ने भर्राए गले से राखाल को आशीर्वाद दिया और राखाल बिना एक पल गवाए सुबह की पहली ट्रेन से नवद्वीप धाम जाने की तैयारियों में जुट गया। बिमल बाबू विदा लेकर चले गए और तारक भी भोर की गाड़ी से हरिनपुर लौटने वाला था, इसलिए तय हुआ कि राखाल भी उसी गाड़ी से रवाना होगा। लेकिन असली अड़चन तब आई जब सबिता ने भी साथ चलने की जिद पकड़ ली। राखाल ने बहुत समझाया कि वे किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं जा रहे हैं। कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, कुछ तय नहीं है। ऐसे में एक महिला का साथ होना खोजबीन में रुकावट बनेगा। लेकिन सबिता टस से मस न हुई। आखिरकार तारक ने बीच बचाव करते हुए राखाल को सलाह दी कि मां को साथ ही ले चलो, वरना वे कलकत्ता में अन्न जल त्याग देंगी। नवद्वीप पहुंचकर उन्हें किसी आश्रम में ठहराकर तुम आराम से खोजबीन कर लेना। अगली सुबह 10 बजे राखाल सबिता को लेकर नवद्वीप धाम पहुंचा। सबिता को एक मठ में ठहराकर वो पूरे दिन एक एक आश्रम की खाक छानता रहा, पर पहले दिन कोई सुराग न मिला। दूसरे दिन तड़के ही वे दोनों गंगा किनारे स्नान घाट पर जा बैठे।
सबिता का मानना था कि ब्रिज बिहारी बाबू अगर नवद्वीप में होंगे तो भोर में गंगा स्नान करने जरूर आएंगे। दोपहर तक दोनों घाट पर आने जाने वाले हर चेहरे को निहारते रहे, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। 5 दिनों तक नवद्वीप के सारे मठ, मंदिर और गलियां छान मारने के बाद भी ब्रिजबाबू और रेणु का कोई पता न चला। तब राखाल ने गंगा पार स्थित मायापुर के वैष्णव आश्रमों में ढूंढने का फैसला किया। स्वरूपगंज का घाट पार करके वे मायापुर पहुंचे। 1.5 कोस पैदल चलकर राखाल सबिता को महाप्रभु चैतन्य के जन्मस्थान वाले प्राचीन नीम के पेड़ की छांव में बैठाकर पास के एक मठ में पहुंचा। वहां पूजा पाठ में लीन एक वयोवृद्ध जटाधारी वैष्णव साधु से राखाल ने ब्रिज बिहारी बाबू और रेणु का हुलिया बताकर पूछा। तभी पास खड़े एक अन्य साधु ने पहचानते हुए बताया, हाँ, ये सज्जन यही मायापुर में ही है। 3-4 दिन पहले मैंने उन्हें गंगा घाट पर सूर्य प्रणाम करते देखा था और परसों ही नदी किनारे वाले पहले मठ श्रील महेश पंडित के आश्रम के बगीचे में फूल तोड़ते देखा था। राखाल के भीतर उम्मीद की नई किरण जाग उठी। वह तुरंत सबिता को लेकर तेज कदमों से महेश पंडित के मठ की ओर भागा। मठ के आंगन में कदम रखते ही सबिता के पांव ठिठक गए। सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। 16 साल की फुलसी बच्ची रेणु जमीन पर घुटनों के बल बैठी मठ के जूठे बर्तनों का भारी अंबार मांज रही थी, और थोड़ी ही दूरी पर ब्रिज बिहारी बाबू अपनी धोती घुटनों तक समेटे कुएं से बाल्टी बाल्टी पानी खींचकर अपनी बेटी के बर्तनों पर डाल रहे थे। ये वही घर की लाडली रेणु थी और वही सम्मानित ब्रिज बिहारी बाबू जो कभी सैकड़ों लोगों को अन्न खिलाते थे। असल में जब वे गांव से बेदखल होकर यहां पहुंचे तो किसी मठ ने जवान लड़की के साथ उन्हें पनाह नहीं दी। अंत में इस मठ के महंत ने दया दिखाकर बस इस शर्त पर नाट मंदिर में टिकने दिया कि रेणु को आश्रम के सारे जूठे बर्तन धोने होंगे। सबिता लज्जा और अपराध बोध से पीछे हटने ही वाली थी कि कुएं से पानी खींचते ब्रिज बिहारी बाबू की नजर उन पर पड़ गई। ब्रिज बाबू ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, नतू नभ हूं, तुम छुपने की कोशिश क्यों कर रही हो? सब राधा माधव की इच्छा है। राखाल ने तुरंत आगे बढ़कर ब्रिजबाबू के हाथ से रस्सी बाल्टी छीन ली और सारा काम खुद पूरा किया। सबिता ने रोते हुए कठोर आवाज में कहा, मैं जो करता, ये कैसी आत्मपीड़ा है? कब तक धर्म के नाम पर खुद को और इस बच्ची को ऐसे तिल तिल कर जलाओगे? रेणु का भविष्य दांव पर लगाने का हक तुम्हें किसने दिया? चलो, इसी वक्त मेरे साथ कलकत्ता चलो। राखाल ने झटपट ब्रिजबाबू की छोटी सी पोटली बांधी और सबिता के जोर देने पर ब्रिज बिहारी बाबू और रेणु को लेकर सीधे स्टेशन की ओर दौड़ पड़ा। रात के सन्नाटे में ट्रेन हावड़ा स्टेशन आकर रुकी। प्लेटफॉर्म से बाहर आकर राखाल ने सबिता, ब्रिजबाबू और रेणु को एक बेंच पर बैठाया और खुद बाहर सड़क पार करके घोड़ा गाड़ी ढूंढने चला गया। काफी देर तक जब राखाल नहीं लौटा तो चिंतित होकर ब्रिज बिहारी बाबू सड़क की तरफ देखने गए। आगे चौराहे पर भारी भीड़ जमा थी। ब्रिज बाबू ने जब भीड़ को चीर कर देखा तो उनके होश उड़ गए। सड़क पार करते वक्त एक तेज रफ्तार मोटर गाड़ी ने राखाल को टक्कर मार दी थी और वो खून से लथपथ जमीन पर बेसुध पड़ा था। गाड़ी का भला मालिक खुद राखाल को अपनी मोटर में डालकर तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गया। दुर्घटना की खबर मिलते ही शारदा पागलों की तरह अस्पताल दौड़ी आई। डॉक्टरों ने कहा कि मरीज का बहुत सारा खून बह चुका है, तुरंत खून की जरूरत है। शारदा ने बिना एक पल गवाए कहा, मेरा खून लीजिए डॉक्टर बाबू। शारदा के दिए खून से राखाल की जान तो बच गई, लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि डॉक्टरों को उसकी बाईं टांग घुटने के नीचे से काटनी पड़ी। 3 दिन बाद जब राखाल को पूरा होश आया तो अपने शरीर की ये दशा देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। शारदा, ये क्या हो गया? मैं तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाता। शारदा ने असीम ममता से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, देवता, जो इंसान दूसरों को हिम्मत बंधाता था वो खुद कैसे टूट सकता है जब तक मेरी सांसें हैं? आपकी सेवा करने की ताकत भगवान मुझसे नहीं छीन सकते। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद राखाल बैसाखियों के सहारे अपने पुराने डेरे पर लौट आया। शाम को जब शारदा उसके पास बैठी थी
तो राखाल ने भारी मन से कहा, शारदा, जिस अपाहिज की सेवा का भार तुम उठाना चाहती हो वो समाज की नजरों में एक भिखारी है। तुम एक विधवा हो। समाज तुम्हें क्या कहेगा? और जीवन बाबू अगर लौट आए तो? शारदा ने रुंधे गले से अपनी पूरी दास्तान साफ कर दी। देवता, जीवन बाबू ने शादी का झूठा झांसा देकर मेरा इस्तेमाल किया था। उनका तो पहले से भरा पूरा परिवार था। जिस दिन मुझे सच्चाई पता चली मैंने जहर खा लिया था। वह पुरानी शारदा उसी दिन मर गई थी। आज जो शारदा आपके सामने है उसका नया जन्म आपके हाथों हुआ है। मैं सिर्फ आपकी हूं और आपके चरणों की दासी बनकर ही जीना चाहती हूं। राखाल ने समाज के सारे संकोच और अपनी कमजोरियों को परे फेंककर शारदा को अपने सीने से लगा लिया। त्याग और सच्चे प्रेम की इस बेजोड़ परीक्षा में दोनों का निस्वार्थ समर्पण जीत गया था। उधर हवेली में सबिता ने ब्रिज बिहारी बाबू और रेणु को अपने पास रख लिया था। ब्रिज बाबू किसी संकोची अतिथि की तरह एक कमरे में रहते थे और रेणु ही उनके लिए भोजन बनाती थी। एक महीने बाद एक शाम जब ब्रिज बाबू संध्या वंदन के बाद चैतन्य भागवत का पाठ कर रहे थे, सबिता उनके कमरे में दाखिल हुई। सबिता ने कांपती आवाज में कहा, मैं जो करता, पूरा एक महीना बीत गया पर आपका ये परायापन नहीं गया। आप दुनिया भर के धोखे खाकर सब कुछ गवाकर भी खुद को उस पाषाण धर्म के नाम पर जलाते रहे। आपने दुनिया के हर गुनहगार को माफ कर दिया, पर क्या मुझे कभी दिल से क्षमा नहीं कर सकोगे? ब्रिज बिहारी बाबू ने आंखें मूंद ली। नतु नभ हूं, बीती बातें क्यों कुरेदती हो? सबिता रोते हुए उनके पैरों के पास गिर पड़ी। आज मुझे रो लेने दो मेजो करता। जब तक आपका और आपके गोविंद का ये कठोर दिल नहीं पिघलेगा मैं नहीं उठूंगी। आपने रेणु की खातिर समाज के डर से मुझे त्याग दिया था, पर आज आप समाज, झूठी मर्यादा और सांसारिक बंधनों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। क्या आज भी आप मुझे अपने चरणों में थोड़ी सी जगह नहीं देंगे? ब्रिज बिहारी बाबू का कलेजा फट पड़ा। उन्होंने आगे बढ़कर सबिता के दोनों कंधे थामे और उसे अपने सीने से चिपटाते हुए भर्राए गले से पुकारा, रेणु की मां, बस करो रेणु की मां, अपनी आंखें पोंछ लो। रेणु की मां का ये पावन संबोधन सुनते ही सबिता का सारा अभिमान और बरसों का विरह आंसुओं में बह गया। सबिता ने उनके सीने में अपना मुंह छुपाते हुए भीगे स्वर में कहा, हां मैं जो करता, आज से मैं आपकी नतु नभ हूं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेणु की मां हूं। यही मेरे जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा परिचय है। आज से मैंने सारे ऐश्वर्य का मोह त्याग कर खुद को आपके चरणों के योग्य बनाने का व्रत ले लिया है। और इस तरह वर्षों के तूफानों, कलंक और वियोग के बाद प्रायश्चित और क्षमा की पावन भूमि पर एक बिछड़ा हुआ परिवार सदा के लिए एक हो गया। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप आगे भी इस तरह की कहानियों के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।